सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 53 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जब मैंने जानी भाई का नंबर मिलाया, बोल बड़ू, उसने चहकते हुए कहा। जानी भाई, कभी तुमने चील को देखा है जिसे हम गिद्ध कहते हैं? मैंने पूछा। हाँ देखा है, बड़ा सब्र होता है उसमें। जब तक उसका शिकार मर नहीं जाता वो उस पर नजर रखता है, चाहे जितने दिन गुजर जाएं। उसने मेरी बात को संजीदगी से लिया तो मैंने कहा, मुझे दो तीन लड़के ऐसे ही चाहिए, बहुत सब्र वाले मगर फुल ड्रामेबाज। है ना, कब चाहिए? उसने पूछा। अभी भेज सकते हो तो अभी, वरना कल रात को, मैंने कहा तो वो बोला, मैं देखता हूं। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। संधू ने अपनी गाड़ियों पर निकलने का फैसला किया। उस वक्त रात का अंधेरा था जब वो लोग गोवा निकलने के लिए तैयार थे। वो निकल गए तो जानी भाई की तरफ से दो लड़के आ गए। उन्होंने मुझे देखा हुआ था। चूंकि हरपाल ने वहीं उस बंगले में रहना था, इसलिए मैंने उसे साथ लिया और एक कमरे में चला गया। उन तीनों को गुरबाज के बारे में अच्छी तरह ब्रीफ करने के बाद उन्हें एक प्लान बता दिया कि उन्होंने करना क्या है। वो समझ गए तो मैं वहां से निकला। सब तैयार थे, इसलिए उन्होंने उसी वक्त अपना काम शुरू कर दिया। उन तीनों ने गुरबाज को बेहोश किया, उसे तय खाने से लाकर कार में डाला और निकल गए। चर्च रोड के पास ईश्वरलाल पार्क इस वक्त सुनसान था। उन्होंने पूरी एहतियात से इधर उधर का जायजा लेकर तसल्ली करके पार्क में एक जगह का इंतखाब किया, फिर उसे निकाल कर एक बेंच पर डाल दिया। हरपाल उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। वो दोनों उसके करीब बेंच के पास यूं लेट गए जैसे रात से यहीं पड़े हुए हों। शराब की एक खाली बोतल करीब ही रख ली। बज़ाहिर वो सोए हुए थे, लेकिन उनकी हालत से लग रहा था कि उन्होंने बड़ी पी हुई है। अब तक शराब के खुमार में हैं। मुंबई के पार्कों, फुटपाथों और ऐसी जगहों पर जहां रात गुजारी जा सके, कई मवाली बेरोजगार गरीब गुरबा रात गुजारने को पड़े रहते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करना था। कोई आधे घंटे बाद गुरबाज को होश आ गया। वो उठने की कोशिश में था लेकिन उठ नहीं सका। उसके मुंह से जोरदार कराह निकल गई। यही वो मौका था जब वो दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उनका ड्रामा शुरू हो गया। ओए छोटे, क्या है रे? ऐसे आवाज क्यों निकालता है? कुछ दुखता है? उसकी आवाज में यूं खुमार था जैसे नशे में हो। तभी दूसरे ने भी उसी नशीली आवाज में जवाब दिया, अरे नहीं बड़े, मैं कब बोला? तो फिर कौन बोला? वो लेटे लेटे हैरत से बोला। इस पर गुरबाज ने उन दोनों की तरफ देखा और ऊंची आवाज में उन्हें मुखातिब करते हुए कराह कर कहा, यार मैं हूं। हैं? तू कौन है? बड़े ने कहा और उठ बैठा। छोटा भी उठ गया और उकताए हुए लहजे में बोला, यार ये क्या मुसीबत है, सोने भी नहीं देते ये लोग, ये किधर से टपका रे? बड़े ने आंखें मलते हुए गुरबाज को देखा, फिर उलझते हुए नशीली आवाज में उससे पूछा, यार जहां तक मुझे याद पड़ता है तू इधर नहीं था। हमने उधर बैठकर बोतल खाली किया। क्या तू उस वक्त था इधर? नहीं। तुम मेरी मदद करो, मुझे उठा दो। गुरबाज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो छोटा बोला, अबे पड़ा रह, उठकर क्या करेगा, सो जा। नहीं, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो यार। उसने फिर उसी लहजे में कहा। पर हमें क्या फायदा, अपना तो नशा हिरन कर दिया तूने। छोटे ने उकताहट से कहा तो वो उन्हें लालच देते हुए बोला, देखो, मेरी मदद करोगे ना तो माला माल कर दूंगा। देख बड़े, क्या है इसके पास, वो तो ले। छोटे ने यूं कहा जैसे वो लूटने के चक्कर में हो। देख, इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं। मुझे अगवा किया गया था, मुझे किसी ठिकाने लगा दो तो मैं तुम दोनों को बहुत दूंगा। उसने कहा। क्या लफड़ा है तेरे साथ? बड़े ने पूछा। यार मैं सब बता दूंगा, मुझे किसी महफूज जगह पर ले चलो। मेरा यकीन करो, एक फोन कॉल करूंगा तो जितने चाहेगा उतने पैसे तुझे दूंगा। गुरबाज ने फिर मिन्नत की तो बड़े ने चंद लम्हे सोचने की एक्टिंग की, फिर उसे पकड़कर बिठा दिया। उसने थोड़ी देर चारों तरफ देखते रहने के बाद पूछा, फोन है तेरे पास? नहीं तो अपुन कहाँ रखता है? कोई महफूज जगह है? उसने पूछा। एक खोली है, बड़े ने कहा। तो गुरबाज चौंक गया। तभी उसने पूछा, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ? तू मुंबई में जोहू के ईश्वर लाल पार्क में है। कैसी बात करता है रे तू?
जैसे ही बड़े ने कहा तो वो चौंक गया, उसमें जैसे जान आ गई। सच कहते हो मैं मुंबई में हूँ? उसने तस्दीक की तो बड़े ने दोबारा दोहराया, तू मुझे उस खोली ही में ले चल। दोपहर से पहले चला जाऊंगा तो माला माल कर दूंगा। तू चल, ले चल मुझे। कितनी दूर है? उसने यूं पूछा जैसे बेसब्रा हो रहा हो। थोड़ी ही दूर है, टैक्सी रिक्शा तो लेना पड़ेगा, बड़े ने कहा तो गुरबाज ने अपनी जेबें टटोली। उसे जेब से चंद नोट मिल गए। उसने वो बड़े को दिए। दोनों ने मिलकर गुरबाज को उठाया और उसे लेकर पार्क के बाहर चल दिए। उसमें जोश भर गया था। दिन की रोशनी फैल रही थी जब वो उसे गोखले रोड पर वाकया एक चाल में ले आए, जो सुरेश कॉलोनी की बैक साइड पर एक बड़ी इमारत थी। कम आमदनी वालों के लिए मुंबई में ऐसी कई इमारतें हैं जिनके कमरे डरबानुमा और उनमें इंसान परिंदों की मानिंद रहते हैं। दूसरी मंजिल पर एक कमरा नुमा खोली थी। उसमें उन्होंने गुरबाज को ला डाला। छोटा उसके पास लेट गया और बड़ा बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक फ़ोन था। देख, मैं फ़ोन इधर भाई से मांग कर लाया हूँ, तू कॉल कर ले। चाय लाएगा ना लड़का तो फ़ोन वापस करने का है उसे, पैसा भी देना है उसे कॉल का, बड़े ने उसे फ़ोन थमाते हुए कहा। गुरबाज ने फ़ोन पकड़कर तेज़ी से नंबर डायल किए। थोड़ी देर तक बात करता रहा तो उसका चेहरा तमतमाने लगा। फ़ोन वापस लौटाने से पहले उसने डायल किया हुआ नंबर साफ करके फ़ोन बड़े को दे दिया। ये फ़ोन वापस कर दे और चाय ले आ, फिर निकलते हैं। उसका लहजा ही बदला हुआ था, जिसे छोटे और बड़े ने बहुत महसूस किया। बड़े ने फ़ोन वापस लिया तो छोटे ने पूछा, अबे कहाँ निकलना है? तेरे को लेने कोई नहीं आएगा क्या? तू भी अपना जैसा पंटर है क्या? और नहीं यार, तुम तो शक ही करते जा रहे हो। हम यहाँ से एक जगह जाएंगे, वहाँ मैं तुमको पैसा दूंगा और बात खत्म, गुरबाज ने कहा। वहां जाकर टैक्सी का किराया भी हमको देना पड़े, उधर जाकर बोलेगा कि हम भाग जाएं, कोई पैसा नहीं, छोटे ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, मेरा यकीन करो। ये कहकर उसने बड़े से कहा, जा यार, अगर चाय मिलती है तो ठीक, वरना वहीं चलकर पीते हैं। चाय तो आएगी, उधर चलकर दोबारा पी लेंगे, बड़े ने कहा और बाहर निकल गया। बड़े के वापस आने से पहले ही लड़का चाय दे गया। उन्होंने चाय पी और वो दोनों उसे पकड़कर खोली से बाहर सीढ़ियों तक लाए और उसे नीचे ले गए। इसी तरह वो सड़क तक आए, वहीं से उन्हें टैक्सी मिली। टैक्सी में बैठकर उसने ड्राइवर से कहा, आज़ाद नगर चलो। आज़ाद नगर कहाँ पर? ड्राइवर ने पूछा। वीरा डिसाई रोड के साथ ही अंदर बिल्डिंग में जाना है, गुरबाज ने कहा तो टैक्सी चल पड़ी। तकरीबन आधे घंटे में वो आज़ाद नगर पहुंच गए। उन दोनों ने अंदाज़ा लगा लिया कि गुरबाज ने वो जगह नहीं देखी हुई। कुछ देर के बाद वो एक बिल्डिंग के सामने आ रुके। बाहर ही एक आदमी खड़ा था। वो सूरत हाल भांप कर आगे बढ़ा। उसने गुरबाज को गौर से देखा और उससे हाथ मिलाते हुए बोला, गुरबाज सिंह। उस पर उसने अस्बात में सर हिलाया तो उस शख्स ने अपना वॉलेट निकाल कर टैक्सी वाले को फारिग किया। इस दौरान वो दोनों गरबाज को सहारा दिए खड़े रहे। वो पलटा तो उन्हें आने का इशारा करके आगे बढ़ा। चारों लिफ्ट से चौथी मंजिल तक गए। फिर एक अपार्टमेंट में उन्हें ले जाया गया। वो काफ़ी सजा हुआ था। एक लड़की उनकी मुंतजिर थी। गरबाज को सोफे पर लिटाकर दोनों ने खड़े खड़े ही उसकी तरफ देखकर कहा, ले बड़ू, हमने तुझे ठिकाने पर छोड़ दिया, अब हम चलते हैं। छोटे ने कहा तो वो अजनबी शख्स बोला, यार तुम इतने अच्छे हो, हमारे दोस्त को हम तक पहुंचा दिया। अभी बैठो, चाय वाय पियो, फिर चले जाना। ये कहते हुए उस अजनबी शख्स ने उन्हें हाथ से पकड़कर सामने धरे सोफे पर बिठा दिया। मैंने इन दोनों के साथ वादा किया था कि इन्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। गुरबाज ने कहना चाहा तो वो शख्स बात काटते हुए बोला, यार ये हमारे मोहसिन हैं, अभी चले जाएंगे, खुश कर देंगे इन्हें। तुम बताओ ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो चंडीगढ़ में था। वो लोग कब मुझे यहाँ मुंबई लेकर आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो इन लोगों ने मुझे बताया कि मैं मुंबई में हूँ। ये कहकर उसने पार्क से अब तक की रुदात सुना दी। वो शख्स गौर से सुनता रहा। इस दौरान चाय आ गई। ऐसे में एक डॉक्टर और नर्स भी वहीं आ गए। उन्होंने काफ़ी देर तक पूरी तसल्ली करने के बाद कहा, काफ़ी तशद्दुद हुआ है, ये गनीमत है कि कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं है। मैं इन्हें फौरी तौर पर सफ़र करने का मशवरा नहीं दूंगा। बहुत ज़रूरी है तो एक दो दिन के बाद तक, इतने में ये काफ़ी संभल जाएंगे। नर्स बैग से दवाइयाँ निकाल कर रख चुकी तो डॉक्टर वापस जाने के लिए पलटा तो नर्स भी चली गई। इससे उन्हें यूं लगा कि जैसे गरबाज की आमद के साथ ही डॉक्टर को बुला लिया गया था। वो जा चुके तो उस शख्स ने चंद बड़े नोट निकाल कर उन्हें दे दिए। तभी उस शख्स ने कहा,
देखो, तुम्हें 1-2 दिन लग जाएंगे यहाँ। अभी तुम शायद ही कनाडा का सफ़र कर सको। मेरी तो मसरूफियत रहती है, अगर तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारी देखभाल कर सकें तो इसके अलग पैसे दे देंगे। नहीं, हमने जाना है, इधर रहने का नहीं। हम तुम्हारे लफड़े में नहीं आते, छोटे ने कहा और उठ गया। इसके साथ ही बड़ा भी उठ गया। अभी मैं मजीद पैसे देता हूँ, तुम जाकर नए कपड़े खरीद लो या मेरे यहाँ से ले लो। शाम तक तो रहो, खाना वाना खाकर फिर चले जाना। नहीं, तुम कोई लंबे लफड़े वाला लगता है। हम तेरे लफड़े में नहीं आते, अपुन को जाने का है। बड़े ने फिर कुछ इस अंदाज से कहा जैसे वो बहुत डर गया हो। वो दोनों वहां रहने को नहीं माने। गुरबाज और उस शख्स को जब ये यकीन हो गया कि ये आम से टपोरी किस्म के शराबी हैं, इसलिए उन्होंने उन दोनों को जाने की इजाज़त दे दी। वो दोनों वापस खोली में चले गए और ये सारी रुदाद उन्होंने मुझे दोपहर के बाद फ़ोन पर वहीं से दी। मैंने उन्हें खोली ही में रहने का कह दिया। जसपाल के साथ सारे लोग दोपहर के करीब गोवा पहुंच गए। संधू ने वहां अपनी तर्ज के बंदे तलाश कर लिए थे। उसने रोड के जरिए जाने को इसलिए तरजीह दी थी कि इस दौरान वो गोवा में मदद के लिए लोग तलाश कर सकें। फर्नांडस एक छोटा गैंग चलाता था, उसका ज़्यादा काम मंशियात की फ़रोख्त था। उसके साथ साथ वो गैर मुल्की लोगों को लूट भी लिया करता था। समुंदर के जरिए असला लाने और ले जाने का माहिर था। संधू को काम का आदमी मिल गया था। जिस वक्त वो गोवा पहुंचे, उन्हें यह मालूम हो गया कि रामेश पांडे किस होटल में ठहरा है। आलमी चेन वाला वो एक 5 स्टार होटल था। उन्होंने वहीं कमरे लिए और रामेश पांडे के बारे में अपने काम की इब्तदा कर दी। रात गए तक वो पूरी तरह तैयार होकर प्लान बना चुके थे कि उन्होंने क्या करना है और रामेश पांडे से निपटने के बाद वहां से कैसे निकलना है, क्योंकि वारदात से पहले निकलने का रास्ता सोचा जाता है। सूरज निकल आया था। मशरिक से उभरे हुए सूरज की रोशनी से समुंदर का पानी यूं दिखाई दे रहा था जैसे पिघला हुआ सोना हिलकोरे ले रहा हो। होटल की खिड़की से साहिल समुंदर का मंजर बहुत खूबसूरत दिखाई देता था। बहुत सारे लोग इस वक्त साहिल पर थे। जसपाल ने रामेश पांडे को पहली बार उसी सुबह साहिल समुंदर पर देखा। वो अधेड़ उम्र, फरबा माइल और नाटे कद का था। अगरचे उसने उसे तस्वीरों में देख लिया था, लेकिन इस वक्त ज़रा मुख्तलिफ लगा। उसके साथ उसकी मोटी और गोरे रंग की बीवी, दो लड़कपन उम्र की बेटियां और एक छोटा बेटा था। उनसे ज़रा फासले पर चंद सिक्योरिटी गार्ड टहल रहे थे। उनका अंदाज वॉक करने वाला था। बहुत मुमकिन है कि सिक्योरिटी का कोई और दायरा भी मौजूद हो, लेकिन फ़िलहाल सामने 5-6 बंदे ही दिखाई दिए। इस वक्त जसपाल होटल के एक ऐसे कमरे में था जहां से साहिल समुंदर साफ दिखाई देता था। वो किसी और जोड़े का कमरा था जो उस वक्त बेहोशी की हालत में बेड के नीचे पड़े थे। वो उस कमरे की खिड़की में खड़ा दूरबीन से रामेश पांडे और उसकी फैमिली को देख रहा था। रोनीत कौर उसके पास खड़ी थी। संधू, अभीत और फर्नांडस के लोग साहिल समुंदर पर उसके करीब ही थे। तभी जसपाल ने रामेश पांडे को रोही की मदद से फ़ोन कॉल मिलाई, जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं होता था। रमेश ने हैरत से बजते हुए फोन की स्क्रीन को देखा, फिर कान से लगाकर हेलो कहा। स्पीकर ऑन था। जसपाल ने फोन रोनीत कौर को थमाते हुए कहा, रमेश पांडे, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुझे मैं मारना भी नहीं चाहता। सिर्फ चंद सवालों के जवाब नहीं चाहिए, बल्कि उनकी तस्दीक चाहता हूं। रमेश समझदार बंदा था। उसने फौरी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि बड़े तहम्मुल से बोला, तुम कौन हो? क्या ये नहीं जानते कि मुझे धमकी देने का मतलब क्या होता है? इस पर जसपाल ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि साइलेंसर लगी गन को सीधा किया। टेलीस्कोप से उसके बेटे के हाथ में पकड़े हुए बड़े से रंगीन बॉल का निशाना लिया और फायर कर दिया। कमरे में हल्की सी आवाज गूंजी, लेकिन वहां साहिल पर एकदम से उनके दरमियान खौफ फैल गया। उसके गार्ड इधर उधर देखते हुए एकदम से अलर्ट हो गए। तब जसपाल ने सर्द लहजे में कहा, मेरी बात का जवाब ना देने का मतलब यह भी हो सकता है कि तुम सबको यहीं मार सकता हूं। अब भी समझ में नहीं आया तो बताओ किसका निशाना लूं? इसकी क्या गारंटी है कि तू जवाब लेने के बाद हमें कुछ नहीं कहेगा? उसने तहम्मुल से कहा। तुम गारंटी मांगने की पोजीशन में नहीं हो। तमाशा बनना चाहते हो तो बोलो। तेरे गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा गोलियां हैं। बोलो, क्या कहते हो? जसपाल ने बेपरवाह लहजे में कहा, पूछो क्या पूछते हो? उसने सिक्योरिटी वालों को हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा। प्रेमनाथ तुम्हारा गैंग चला रहा है या किसी दूसरे का? जसपाल ने पूछा। ओह, तो ये तुम हो? उसने बात समझते हुए कहा, फिर बोला,
वो किसी दूसरे का गैंग चला रहा है। तुम्हारा इसमें क्या किरदार है? जसपाल ने पूछा। अपना मफाद लेकर उन्हें खेलने का मौका दे रहा हूँ। वो जो खेल खेल रहे हैं उसे देख रहा हूँ, उसने सुकून से गोल मोल जवाब दिया। उस दूसरे बंदे के बारे में बताओ, कौन है वो? जसपाल ने पूछा। मेरी उससे सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि वो किसी आलमी गैंग का एक हिस्सा है, रमेश बोला। इस दौरान एक सिक्योरिटी वाला वहां से हटने की कोशिश में पीछे हटा और उनसे अलग होकर जेब से फोन निकाला ही था कि जसपाल ने उस पर फायर कर दिया। वो घूमकर साहिल पर जा पड़ा। ये बाकी लोगों के लिए काफी है ना? जसपाल ने कहा। इस वक्त रामेश पांडे के चेहरे पर तशवीश लहराई। उसने अपने लोगों को मारवाड़ी जबान में कुछ कहा तो जसपाल बोला, वक्त कम है रामेश, उसका राबता नंबर दो। अभी देता हूँ, उसने कहा और फोन से नंबर देखा और फिर बता दिया। जसपाल को मालूम था कि यह नंबर नोट हो गया होगा। तभी उसने कहा, 1 मिनट यहीं रुको, मैं नंबर की तस्दीक कर लूं, अगर गलत हुआ तो। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। जसपाल ने देखा कि वो वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश थी। उसी लम्हे रोही से तस्दीक हो गई कि नंबर चल रहा है और वो मुंबई का नंबर है। जसपाल ने गन वहीं रखी, फोन से रामेश का नंबर डिलीट किया। दोनों सुकून से बाहर निकल गए। जिस वक्त वो अपने कमरे में पहुंचे उस वक्त तक होटल में भगदड़ नहीं मची थी। किसी ने उन पर शक नहीं किया। उनके पास कमरे में रखने को कुछ नहीं था। उनका सामान 2 घंटे पहले जा चुका था। कमरे से उन्होंने वो सामान लिया जिससे ये जाहिर हो कि वो साहिल पर सन बाथ लेने जा रहे हैं। उनकी गाड़ियां फर्नांडस के एक गैराज में थी जो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर था। जसपाल और रोनीत एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले यूं लॉबी में आए जैसे वो एक दूसरे में गुम हों और अभी साहिल पर जाकर एक दूसरे में मजीद गुम हो जाएंगे। ये तो सच था कि वो होटल से गुम होने के लिए ही वहां से निकले थे। वो साहिल के एक खास मुकाम पर आ गए। तभी उन्हें इत्तला मिली कि रामेश, उसकी फैमिली अपने गार्ड समेत अभी तक वैसे ही खड़े हैं, लेकिन तब तक खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई थीं। यही चंद मिनट उनके लिए बहुत अहम थे। अगर वो नंबर गलत होता तो वहीं रामेश को गोली मार दी जाती। इसके लिए संधू तैयार बैठा था। फिर उन्होंने फरार होकर अकेले अकेले मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचना था। लेकिन उसी वक्त रोही से कॉल आ गई। वो नंबर दुरुस्त था और उस शख्स के बारे में पता चल गया था। वो लोग फौरन वापस मुंबई पहुंच जाएं। गोवा से निकलने के लिए उनके पास वक्त इंतहाई कम था। अगर वो ज्यादा देर करते तो वो यहाँ फंस भी सकते थे। हर तरफ नाकाबंदी की इत्तलात आ रही थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। उस वक्त सूरज नहीं निकला था जब मैं और बानीता कौर नाश्ते से फारिग हो गए थे। मैं रात भर नहीं सोया था। बड़े और छोटे ने जिस वक्त मुझे वहां की रुदात सुनाई तो मेरा शक पुख्ता हो गया। गुरबाज ने जिस बंदे का नंबर मिलाया था, अगरचे उसने होशियारी से डिलीट कर दिया था, लेकिन वो किसी जगह जाल में अटक गया। फिर उसी नंबर की मदद से चंद नंबर सामने आए जो बहुत तेजी से एक दूसरे को मिलाए गए। मेरा शक यकीन में बदलने लगा कि जहां पर गुरबाज है वहीं से जरूर कुछ ना कुछ सामने आएगा। शाम होते ही मैंने जानी भाई से मिलने को कहा। उसने होटल आने को कहा। मैं बानीता कौर के साथ उसके होटल पहुंच गया जहां मैं और जसपाल एक रात ठहरे थे। होटल की छत पर मेरी और उसकी मुलाकात हुई। उसे सारी बात की खबर थी। चूंकि उसे यह खबर नहीं थी कि नंबर कहीं ट्रेस हो गए हुए थे, इसलिए उसने पूछा, बड़ू, तुझे कैसन मालूम कि उस बिल्डिंग में वो साला आज़ाद होएगा? पता नहीं क्यों जानी भाई, मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही है कि वहां कुछ ना कुछ है। गुरबाज ने बहुत तशद्दुद झेला पर बात फिर भी ठीक नहीं की। मैंने उसे बताया। तो फिर उस साले गुरबाज को वहां से उठा लेते हैं, क्या बोले तू? उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। देख जानी भाई, हम दोनों के अलावा बाकी लोग रामेश पर हाथ डालने गए हैं। या तो वो मरेगा या सच बोलेगा। अगर उसने भी उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी बंदे की तस्दीक कर दी तो। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। इस पर वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उठकर टहलने लगा। कुछ देर के बाद बोला, तू इतना बड़ा रिस्क लेगा? मेरे दिमाग में नहीं था। चल, तू कहता है वैसा ही करने का। कितना लड़का लोग चाहिए तुझे? ज्यादा रश नहीं चाहिए, 4-5 जो फाइटर और शूटर भी हों, मैंने कहा। मिल जाएगा, उसने कहा तो मैंने सुकून का सांस लिया। फिर पुरतकल्लुफ डिनर के बाद वहीं होटल के एक कमरे में ठहर गए। कमरे में आते ही मैंने बानीता कौर से कहा, तुमने कोई बात नहीं की, खामोश रही हो।
मेरे मतलब की कोई बात ही नहीं थी और मुझे लगता है कि तू जितनी मेहनत कर रहा है वो फजूल जाएगी। उसने बेड पर फैलते हुए कहा। क्यों? ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? मैंने पूछा। यार वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तेरे इंतज़ार में वहां बैठा होगा कि तू जाए और उसे पकड़ ले, उसने तंजिया अंदाज में कहा। मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? मैंने पूछा। मान लिया कि वो लोग उसी बिल्डिंग में रहते हैं जिन्हें तुमने पकड़ना है। तुम जजीरे से भागे, गुरबाज पकड़ा गया। प्रेमनाथ से दो दो हाथ करके रामेश का पता पूछा। क्या ये बातें उन लोगों के लिए अलार्म नहीं है कि तुम किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकते हो? वो बोली। तुम ठीक कहती हो। रामेश ही तस्दीक करेगा ना कि वो लोग कौन होंगे। असल अलार्म तब होगा जब रामेश को कुछ होगा, जिसके सर पर ये सारी गेम की जा रही है। प्रेमनाथ जैसे दूसरे मोहरे भी तो हो सकते हैं। फिर भी रिस्क है। तुम चाहो तो हम उस बिल्डिंग में जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अहम आदमी वहां से मिले। उसने हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए कहा तो मैंने निगाहें फेर लीं। मैं खिड़की में जा खड़ा हुआ और बानीता की बातों पर सोचने लगा। बानीता सो गई और मैंने रोही से मुसलसल राबता रखा। मेरी सारी तवज्जो एक नंबर पर मरकूज हो गई। वो एक नंबर था जिस पर बहुत ज़्यादा कॉलें आ रही थीं और वहां से की भी जा रही थीं। ये वही नंबर था जिस पर गुरबाज ने कॉल की थी और उस पर मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। जानी भाई के भेजे हुए लड़के सूरज निकलने से पहले ही पहुंच गए थे। हम नाश्ता करके तैयार हुए और उस वक्त लॉबी में आ गए जब सूरज ने अपनी रोशनी फैलाने के लिए सर उठाया। वो हमें वहीं लॉबी में मिले। वो 6 लोग थे और दो फोर व्हील जीपों में आए थे। हम चार चार बैठ गए और आज़ाद नगर की तरफ चल पड़े। उस वक्त हम वीरा डिसाई रोड के उस बिल्डिंग के करीब थे जिस वक्त जसपाल ने रामेश पांडे को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। रमेश पांडे ने जैसे ही वो नंबर जसपाल को बताया, उसी वक्त रोही से उस नंबर की मजीद तस्दीक हो गई। ये वही जगह थी जिस जगह गुरबाज जा पहुंचा था। कुछ देर के बाद मेन रोड से वीरा डिसाई लिंक रोड से होते हुए एक फ्यूल स्टेशन के पास आन रुके। इस दौरान में तमाम रास्ते में उन्हें समझाता आया था कि ये ऑपरेशन इंतहाई कम लोगों के साथ है। ये कैसे करना होगा, इसमें क्या हो सकता है, ख़ास आलात के साथ हम सब में राबता था। एक जगह होने वाली आवाज़ दूसरे को सुनाई दी जा सकती थी। इसके साथ ही छोटे रोड पर हम उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए। इतनी सुबह रोड पर इक्का दुक्का लोग ही थे। बिल्डिंग का चौकीदार मेज पर सर रखे पड़ा था। एक लड़के ने उसे उठाया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, लड़के ने जोरदार घूंसा उसके सर पर मारा। वो उसी लम्हे लुढ़क गया। हम चार पहले लिफ्ट में दाखिल हुए, बाकी सीढ़ियों से ऊपर चल पड़े। जैसे ही चौथी मंजिल तक पहुंचकर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, सामने 5 लोग खड़े थे। उनमें एक गुरबाज था। बाकी चारों ने हम पर गनें तान लीं। मुझे यकीन हो गया कि ये वही जगह है जहां से इस सारी गैंग के सूते फूटते थे। मैंने अब तक गुरबाज को ऐसे चेहरे के साथ ही देखा था जिस पर मजलूमियत होती थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर खबासत भरी तंजिया मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में अजीब तरह की नफरत थी। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा, फिर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यूं मेरे सामने आ जाओगे। मैं चाहूं तो ये चारों अभी तेरे बदन में इतने सुराख कर दें कि कोई गिन भी ना सके, मगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। ले चलो इन्हें। आखिरी लफ्ज उसने ऐसे तहकमाना अंदाज में कहे थे जिनमें बला की नफरत थी। मैंने हाथ उठा दिए। उन चारों ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया था। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि गन से बाहर आने का इशारा किया। हम जैसे ही बाहर आए, कॉरिडोर में से दो बंदे भागते हुए आ गए। चंद लम्हे वो सूरत हाल का जायजा लेते रहे, फिर लम्हा भर में सब कुछ समझकर हमारी तलाशी लेने लगे। अगले चंद लम्हों में वो हमें निहत्ता कर चुके थे। गरबाज की पूरी तवज्जो मेरी तरफ थी। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मुझे उसकी आंखों ही में नहीं, बल्कि उसके चेहरे से टपकती नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं और मेरे साथी निहत्ते हो चुके थे। चंद मिनट अगर तुम लेट हो जाते तो शायद हम कभी ना मिलते। खैर, ये अच्छा हुआ या बुरा, तुम लोगों ने मेरी मेहमान नवाजी की। अब हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। चलो। उसने कॉरिडोर में उस तरफ चलने का इशारा किया जिधर से दो बंदे तेजी से आए थे। मैं एक लफ्ज़ बोले बगैर उनके साथ चल दिया। मुझे ये पूरी तरह एहसास था कि जब उन्होंने हमारी तलाशी ली थी उस वक्त उनकी तवज्जो उस आले की तरफ नहीं गई जिससे हम सभी एक दूसरे की बात सुन सकते थे। वो गर्दन के पीछे था और उसका मुहीन सा माइक हमारे कानों में लगा हुआ था।
यही एहसास मुझे इत्मीनान दे रहा था कि यहाँ होने वाली बातें बानीता कौर के साथ उन साथियों ने भी सुन ली होंगी जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आ रहे थे। बानीता कौर उनके साथ थी। उस समेत सभी मोहतात हो गए होंगे या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो हमें लेते हुए बिल्कुल सामने वाले दरवाजे पर आन रुके। उन्होंने दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक लंबे कद वाली लड़की खड़ी थी, जिसने स्याह सूट पहन रखा था। सफ़ेद शर्ट पर हल्के नीले रंग की टाई थी और उसके बाल बंधे हुए थे। पहली नज़र में वो बिजनेस वूमन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी नीली आंखों में सफाकियत झलक रही थी। उसने हाथ से मेरे साथियों को वहीं रुकने और मुझे अंदर ले जाने का इशारा किया। मैंने कमरे में कदम रखा ही था कि पुश्त पर दरवाज़ा बंद हो गया और उस लड़की ने पिस्टल निकाल कर मुझ पर तान लिया। चलो, आगे बढ़ो, उसने अंग्रेजी में तहकमाना अंदाज में हकारत से कहा। वो ड्राइंग रूम था जिसके आगे एक स्टडी रूम था। वो मुझे वहां ले गई। सामने एक अधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। उसकी नीली आंखें मुझ पर मरकूज थीं। झुर्रियों भरे चेहरे पर किसी जज्बे का कोई एहसास तक नहीं था। उसने लंबा स्याह कोट, सफ़ेद शर्ट और सर पर मखसूस टोपी पहन रखी थी। उसने जो लिबास पहना हुआ था उससे ये अंदाज़ा लगाना कतन मुश्किल नहीं था कि वो यहूदी है। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, फिर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, बहादुर हो लेकिन अपनी मुसलमान कौम की तरह बेवकूफ़ भी हो। इतनी बड़ी ऑफर तुम ठुकरा चुके हो। हम चाहते, तुम यहूदी हो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, इसलिए तुम्हें गाली देने की ज़रूरत नहीं। तुम इबलीस के सच्चे पैरोकार हो। उस आदमी के घटिया होने में कोई शक नहीं जो इंसानियत के मुकाम से गिरकर इबलीसियत की दलदल में गिर जाए। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, जो मेरी बात सुनकर भी सपाट रहा। चंद लम्हे के बाद बोला, तुम लोग वही करते हो जो हम चाहते हैं। इसी बर्रे सगीर पर कितने अंग्रेज थे, तुम्हारे ही भाई बंद एक दूसरे को मारते रहे, और आज भी वही कुछ हो रहा है जो हम चाहते हैं। बोलो, कामयाब कौन है, हम या तुम्हारी अहमक कौम? घटिया हम हुए या तुम लोग? ये तो अपनी अपनी सोच है ना कि कौन किस चीज को कामयाबी समझता है। तुम इबलीसियत को फैलाना चाहते हो और हम इंसानियत को उसका आला मुकाम देना चाहते हैं। तुम मुझसे अपनी बात मनवा सके नहीं ना, यही मेरी कामयाबी है। मैंने इंतहाई तंज से कहा। इस पर वो जोर से मुस्कुरा दिया, फिर हकारत भरे लहजे में कहा, तुम और तुम्हारी कामयाबी, हमारी ग्रेट गेम में तेरे जैसे तिनके जरा सी भी हैसियत नहीं रखते। हमारी बिछाई हुई बसात पर तेरे जैसे मोहरे नहीं होते। हाँ, मगर मोहरों को बसात तक लाने में ईंधन की तरह काम आते हैं। तेरी कामयाबी इस लड़की के पिस्टल की चंद रुपए वाली गोली में तहलील हो जाएगी, वो भी चंद लम्हों में। तो फिर देर किस बात की है, मैंने कहा। तो उसी लम्हे पिस्टल की नाल मेरे सर पर रख दी गई। बस 2 लम्हे, लेकिन हम ये बुलेट भी ज़ाया नहीं करेंगे। अभी फोर्सेस के लोग यहाँ आ जाएंगे और वही सब कुछ तुम लोगों के साथ करेंगे। ये है कामयाबी। तुम भी अपने वतन से दूर हो और मैं भी। तुम एक दहशतगर्द बनकर यहाँ की जेलों में अजियतनाक जिंदगी गुजारोगे, और मैं, मेरे एक इशारे पर मुंबई क्राइम ब्रांच, खुफिया एजेंसियां, आईबी, रा, उन सब के लोग दौड़े चले आएंगे। भारतीय कानून टाडा तो क्या, तुम महाराष्ट्र का कानून मकोका ही बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसने तंजिया लहजे में कहा। देर मत करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, मैंने कहा। मेरे साथ क्या होगा मैं ये भी जानता हूँ। भारतीय हुकूमत पर मेरा एहसान होगा। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द और उसका नेटवर्क उनके हवाले कर रहा हूँ। रमेश पांडे मेरा एहसानमंद होगा। दुनिया को ये खबर ही नहीं होगी कि तुम ही मेरे लाए हुए काठ के वो उल्लू हो जो हमारे उस नरमीन हाउस से नहीं, बल्कि किसी सड़क से पकड़े गए हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कुछ लोगों की आंखें बंद नहीं हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मेरी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। और मैंने कहना चाहा तो वो बोला, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकोगे। देखो अहमक, यहाँ भारत में अपना असरो रसूख बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत की। सोडे की बोतलों से काम शुरू करके आज इन्हें असला फरोख्त कर रहे हैं, जो आखिरकार तेरे मुल्क पर चलाया जाना है। इतना सब कुछ चंद लोगों के जरिए नहीं होता। ऊपर से लेकर नीचे तक गिरफ्त करना पड़ती है, और वो हमने कर ली है। भारत अपने योम आज़ादी पर हमारे असले की नुमाइश कर रहा है। तुम्हें तुम्हारे मुल्क से उठाया और जजीरे तक लेकर गए। क्या ख्याल है,
वो रेडार में नहीं आया होगा। ये समझ लो हमारी तरफ से आंखें बंद हैं और उस वक्त तक बंद रहेंगी जब तक हम चाहते हैं। तुम बातें ही करोगे या मुझे गोली भी मारोगे? इतनी तफसील बताकर मुझे मरूब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो? मैंने हकारत से कहा। नहीं, तुम्हें अब भी एक चांस दे रहा हूँ। सुनो, यहीं बर्रे सगीर में राजे महाराजे नवाब जागीरदार और वडेरे हैं ना, उनमें से एक तुम्हें भी बना दूंगा। ये मेरा यानी डेविड बेंस का वादा है। हमारे लिए काम करो, कुवत हम देंगे, ऐश तुम करना। उसने चमकती आंखों से कहा। तुम तो बहुत बड़े अहमक हो। मुझे जिंदा, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए बोला, अपने सिवा अपने हर साथी को खुफिया एजेंसियों के हवाले करना होगा, वो भी जिन्होंने रामेश पांडे पर हमला किया है। सिर्फ तुम रहोगे, यही एक रास्ता होगा तुम पर एतमाद करने का। बोलो। उसने तहकमाना लहजे में कहा। तो मैं एक लम्हे के लिए सोचने लगा। इस दौरान मैंने जायजा ले लिया कि उस लड़की के सिवा कोई और उस कमरे में नहीं था, लेकिन इस अपार्टमेंट और इस बिल्डिंग में तो हो सकते थे। पिस्टल मेरे सर पर लगा हुआ था। मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, पहले ये पिस्टल हटाओ। मेरे कहने पर उसने इशारा किया और लड़की ने पिस्टल हटा लिया। तब मैंने कहा, देखो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अपनी मनहूस शक्ल हटाकर इस हसीन लड़की को मेरे सामने बिठाओ ताकि मैं कुछ अच्छा सोच सकूं। ये कहते हुए मैंने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के गालों को छुआ, जिस पर उस लड़की ने बुरा मनाते हुए मेरा हाथ झटक दिया। तुम कितना वक्त लोगे सोचने के लिए? डेविड बेंज ने पूछा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस इस हसीना के इंतजार में हूं। मेरा इतना कहते ही बाहर से मेरे कानों में मिनमिनाहट हुई कि जानी भाई अपने लोगों के साथ पहुंच चुका है और बानीता कोर तैयार है। सीढ़ियों वाले लोग महफूज हैं, कहो तो धावा बोलें। ऐसी बकवास मत करो, तुम नहीं जानते कि ये कौन है, उसने सख्ती से कहा। कोई भी हो, मेरे लिए तो ये एक खूबसूरत हसीना है। बस जरा सा वक्त दो, इस स्टडी रूम से बेडरूम तक का सफर तय करना है। ये कहते हुए मैंने इशारा दे दिया। इसके साथ ही मैंने अपना हाथ बढ़ाकर फिर से उसके गाल छुए तो उसने फिर मेरा हाथ झटका, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बजाय उसे मेज पर फेंकने के, उसका सहारा लेकर मैं उठा और एक टांग से कुर्सी को धक्का दिया और दूसरी टांग का पैर सीधा डेविड बेंच के मुंह पर मारा। एकदम से हलचल मच गई। मेरी सारी तवज्जो पिस्टल पर थी। तब तक वो लड़की मेरी बगल में घूंसा मार चुकी थी। मैंने पिस्टल पर हाथ मारा तो वो उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। तभी मैंने उसकी नाक पर पंच मारा, वो लड़खड़ाई। मैंने उसके पेट में घुटना मारा। डेविड बेंज पिस्टल की जानिब बढ़ा। उससे पहले ही मैं उस पर जा पड़ा। तभी उस लड़की ने मेरी पसलियों में जोरदार ठोकर मारी। एक लम्हे के लिए मेरा बदन सुन्न हो गया। मैं पलटा तो एक और ठोकर मेरे सीने पर पड़ी। मेरे एक हाथ में पिस्टल था और दूसरे हाथ से मैंने उसकी टांग पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फितरी तौर पर उसने अपनी टांग खींची। तब मैंने जोर से धक्का दिया तो वो कूलों के बल जा गिरी। मैंने तेजी से उठना चाहा तो डेविड बेंज ने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। तब तक वो लड़की किसी स्प्रिंग की मानिंद उठ खड़ी हुई और किसी माहिर रेसलर की तरह अपनी कोहनी मेरे सीने पर मारने के लिए मुझ पर हमला आवर हुई। मैं हट गया तो उसकी कोहनी फर्श पर लगी। एक लम्हे के लिए वो वहीं साकित हो गई। मुझे बस इतना सा ही वक्त चाहिए था। मैंने पिस्टल की नाल उसकी ठोड़ी के नीचे रखी और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और उसके सर से गोली निकल गई। उसी लम्हे डेविड बेंज के हाथ ढीले पड़ गए। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और उसी कुर्सी पर ले जाकर बिठा दिया जहां बैठा वो हकारत भरे लहजे में बात कर रहा था। इसमें 1.5 मिनट से भी कम वक्त लगा था कि तभी दरवाज़ा खुला और दो कमांडो टाइप नौजवान तेजी से अंदर आ गए। मैंने पिस्टल डेविड बेंज के सर पर रख दिया तो वो जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने लम्हों में सूरत हाल का जायजा ले लिया था। मैं समझ गया था कि इस कमरे में कैमरे लगे हुए हैं और हमें किसी जगह पर देखा जा रहा था। मैंने बाहर लोगों को सुनाने के लिए कहा, ये दोनों नौजवान जो यहाँ तुझे बचाने आ गए हैं नहीं बचा पाएंगे। इस कमरे में लगे कैमरे भी नहीं बचाएंगे। मुझे पता है कि यहीं किसी कमरे में मुझे देखा जा रहा होगा, लेकिन अब तुझे मरना है। तुम मुझे मार भी दोगे तो जिंदा बचकर नहीं जा सकते हो। डेविड बेंज ने मुरझाए हुए लहजे में कहा, मुझे यहाँ से जिंदा जाना ही नहीं। तुमने मुझ पर हाथ डालकर अपनी मौत को दावत दे दी है। अब मेरे साथ बाहर चलोगे या यहीं मरना पसंद करोगे? मैंने सर्द से लहजे में पूछा। देखो, अब भी सोच लो। दौलत का एक ढेर तुम्हारा मुंतजिर है, ताकत ऐसी कि तुम। वो बोला तो मैंने उसे टोकते हुए कहा,
تم ابلیسیت کے لیے یہاں ہو اور میں انسانیت کے لیے۔ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم نے یہاں کے لوگوں کے بارے میں غلط اندازہ لگایا۔ اب رامیش پانڈے سمیت ہر اس بندے کو پیغام مل جائے گا۔ چلو۔